हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 अम्ल भस्म और क्षार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस चैप्टर का इससे पहले एक वीडियो और बना है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके या फिर उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए अंत तक। तो देखिए हमने पिछले पार्ट में यानी कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक कर रखा था कि क्या होता है जब अम्ल जल से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ तक कर लिए थे। आज हम लोग आगे का पार्ट करेंगे। ठीक, तो जल में घुलनशीलता के आधार पर अम्ल के दो प्रकार होते हैं। देखिए जल में घुलनशीलता के आधार पर जो अम्ल है उसको दो भागों में बांटा गया, पहला प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। जल में घुलनशीलता के आधार पर अम्ल दो प्रकार, प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। अब आइए इन दोनों के बारे में हम लोग बारी बारी से समझते हैं। देखिए ये जो प्रबल अम्ल है और दुर्बल अम्ल है, ये काफ़ी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से कोशिश कीजिएगा समझने का, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं? वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः, देखिए ये इसको हम हाईलाइटेड कर रहे हैं। ठीक है, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, उसे प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक है, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, तीसरा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये सब क्या है? प्रबल अम्ल। तो वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को हम लोग समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है BBI है, ये दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसा अम्ल जो जल में आंशिक, देखिए वहाँ क्या था, पूर्णतः अगर घुलता है तो प्रबल अम्ल हो गया, अगर आंशिक रूप से घुलता है तो ये दुर्बल अम्ल हो गया। ठीक है, वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुल करके पूर्णतः घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है तो उसको कहेंगे प्रबल अम्ल, और आंशिक रूप से घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, आंशिक रूप से घुल करके अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। ठीक है, जैसे कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3, उसके अलावा एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, ये सब क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कार्बोनिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। ठीक, चलिए तो एक दूसरे का ऑपोजिट है दोनों डेफिनेशन। ठीक है, वो अगर पूर्णतः जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है तो वो प्रबल अम्ल हो गया, और आंशिक रूप से घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है, बस एक शब्द का अंतर है, आंशिक और पूर्णतः। पूर्णतः घुलेगा तो प्रबल अम्ल होगा, और आंशिक रूप से घुलेगा तो क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं प्रबल भस्म किसे कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से जल में घुलनशीलता के आधार पर अम्ल का हमने दो प्रकार पढ़ा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। उसी तरह से जल में घुलनशीलता के आधार पर जो भस्म होते हैं, भस्म का भी दो प्रकार होगा, एक प्रबल भस्म और दूसरा दुर्बल भस्म। तो आइए इन दोनों के बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो यह प्रश्न बनता है कि प्रबल भस्म किसे कहते हैं। ठीक, तो वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः, ठीक, फिर से हम हाईलाइटेड कर रहे हैं, पूर्णतः, वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देता है, उसे प्रबल भस्म कहते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये प्रबल भस्म है। इसके अलावा KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? प्रबल भस्म है। तो वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- देता है, उसे क्या कहेंगे? प्रबल भस्म कहेंगे। प्रबल भस्म के अंतर्गत सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? प्रबल भस्म है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। इसका जस्ट ऑपोजिट हमें बोलना है दुर्बल भस्म के बारे में, बस एक शब्द का अंतर होगा, आंशिक और पूर्णतः, जैसे कि अम्ल के बारे में था। ठीक है, तो वैसा दुर्बल भस्म किसे कहते हैं? तो वैसा भस्म जो जल में आंशिक मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है, जैसे मान लो कि 12 ग्राम अगर डाल रहे हैं तो 10 ग्राम घुला, 2 ग्राम नहीं घुला,
ठीक है, इस तरह से। तो वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे क्या कहेंगे, प्रबल भस्म कहेंगे, एक दुर्बल भस्म कहेंगे। तो वैसा भस्म जो जल में आंशिक रूप से घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। और वैसा भस्म जो जल में पूर्णतः घुलकर अगर हाइड्रोक्साइड आयन देगा, दोनों ही स्थिति में हाइड्रोक्साइड आयन ही देता है, ठीक है, लेकिन पूर्णतः घुल करके अगर हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो वो प्रबल भस्म होगा, और आंशिक रूप से घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो वो दुर्बल भस्म होगा, ठीक है। आइए इसका एग्जाम्पल कुछ समझ लेते हैं। देखिए ये सब दुर्बल भस्म है, जैसे कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सब क्या है, दुर्बल भस्म है। तो अमोनिया हाइड्रोक्साइड का इसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है NH4OH। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है MgOH2, ठीक। चलिए अब आगे बात करते हैं pH स्केल के बारे में। तो pH स्केल किसे कहते हैं, ये pH स्केल क्या होता है। तो pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि विलयन अम्ल है अथवा क्षार है। देखिए pH स्केल एक प्रकार का स्केल होता है, ठीक है। इस स्केल के मदद से क्या होता है, ये अच्छा, ठीक है। चलिए, अर्थात इसे दूसरे शब्दों में हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, किसी विलयन के pH का मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन प्लस आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है, ठीक है। तो ये वाला आपने अपनी सेशन लिखे, या फिर इस तरह से आप लिख सकते हैं कि pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि कोई जो विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। इसे pH स्केल कहते हैं। चलिए देखिए pH स्केल जो है ना कुछ इस प्रकार होता है। देखिए pH स्केल में क्या होता है कि इस स्केल में 0 से लेकर के 14 अंक अर्जित होता है, ठीक है। तो जैसे कि पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से क्या है 14 दिया हुआ है। और देखिए इस pH स्केल में जो 7 वाला वैल्यू है जस्ट जो बीच में है, ठीक है, तो ये हो गया 7। और ये 7 वाला जो वैल्यू होता है मतलब pH स्केल का बीच का मान, ठीक है, ये बैगनी कलर का होता है, और ये जो शुरुआत का होता है वो रेड कलर का होता है, और सबसे लास्ट वाला होता है ब्लू कलर। यानी कि यहाँ जैसे कि 14 स्केल में 14 अंक अर्जित है, तो यहाँ 14 प्रकार के कलर होते हैं, ठीक है, 14 अलग अलग कलर होता है, जिसमें पहला होता है कि रेड, और बीच वाला होता है जो उदासीन होता है, 7 का मान होता है वो बैगनी, और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, और इसके बीच में 1 2 3 4 इस सब का भी कलर अलग अलग होता है, ठीक है। तो देखिए pH स्केल में ऑब्जेक्टिव में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसको इस तरह से माइंड में रखिए। देखिए ये pH स्केल में pH मान आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक। तो देखिए ये जो pH स्केल है, pH स्केल में क्या होता है कि जो 7 जो वैल्यू है ना, ये उदासीन होता है, ठीक है। अगर किसी विलयन का pH मान अगर 7 है तो वो उदासीन है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी विलयन का pH मान क्या है 7 से कम है तो वो अम्ल है, अगर किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय है, ठीक। आइए इसको हम लोग यहाँ और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ pH मान लिया गया है, अगर विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, अगर विलयन का pH मान 7 से अधिक कहने का मतलब ये हुआ कि 7.5 8 9 14 तक, ठीक है। तो यदि विलयन का pH मान क्या होता है कि अगर 7 से अधिक होता है तो 7 से जितना अधिक होगा इतना वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है। अगर विलयन का pH मान क्या होगा 7 पर रहता है, यदि विलयन का pH मान क्या होता है 7 पर रहता है, तो वो जो विलयन होता है वो उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब उसमें ना तो अम्ल का गुण पाया जाता है ना तो क्षारीय का गुण पाया जाता है, यानी कि वो पानी जैसा होता है, आप उसे पी सकते हैं, ठीक है। किसी विलयन का pH मान अगर 7 है तो आप उस विलयन को पी सकते हैं, क्योंकि वो साधारण पानी है, मतलब ना तो उसमें अम्ल का गुण है ना तो क्षारीय का गुण है, बल्कि वो क्या है, उदासीन है। देखिए अगर जो pH स्केल है इसका मान अगर 7 से कम रहता है, तो pH स्केल का मान जो अगर 7 से कम रहता है तो जितना कम रहेगा उतना वो अम्ल ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझिए pH स्केल को। देखिए pH स्केल में क्या होता है कि 0 से लेकर के 14 अंक अर्जित होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 15 अंक अर्जित होते हैं, और 15 कलर का होता है, ठीक। और इसके बीच में जो होता है, बीच में ये 7 होता है pH मान, और ये 7 अगर किसी विलयन का pH मान 7 दिखा रहा है, इसका मतलब वो विलयन कैसा है, उदासीन है, यानी कि साधारण जल है, ठीक है।
तो अगर किसी विलयन का पीएच मान क्या होता है कि अगर 7 से कम होता है, विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो इसमें क्या होगा कि 7 से जितना कम होते जाएगा, 7 से जितना कम होते जाएगा उतना क्या होगा, उसका अम्लता बढ़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि विलयन का अगर पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होगा, अम्लीय होगा, और जितना 7 से कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। जैसे अगर विलयन का मान लो किसी विलयन का पीएच मान 6 है, ठीक है, और किसी विलयन का पीएच मान 3 है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल अम्लीय विलयन कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो विलयन होगा वो 3 वाला होगा, ठीक है। और किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो वो उदासीन हो गया। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो विलयन किस प्रकार का है, क्षारीय है। तो 7 से जितना अधिक होगा उतना ज़्यादा क्षारीय होते चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, अगर मान लीजिए किसी विलयन का पीएच मान क्या है, 9 है, और एक विलयन है, किसी विलयन का पीएच मान क्या है, 13 है या फिर 14 है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन सा होगा, तो इधर वाला, ठीक है, 13। अगर 9 और 13 का कंपेयर करें तो 13 वाला जो विलयन होगा, जिस विलयन का पीएच मान 13 होगा, और 13 वाला विलयन जो है वो 9 वाला विलयन से क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि जो पीएच स्केल होता है उसका मान अगर 7 रहता है, या फिर किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 है तो वो विलयन किस प्रकार का है, तो उदासीन, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन कैसा है, यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है, तो वो अम्लीय होगा। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी विलयन का पीएच मान क्या है, 7 से अधिक है, तो वो सब विलयन कैसा होगा, तो क्षारीय होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग प्रश्न का बात करते हैं कि ये जो पीएच स्केल है, ये जो हमने देखा अभी पीएच स्केल, इसका खोज कब और किसने किया था। ये जो पीएच स्केल है इसका खोज कब किया था और किसने किया था। तो देखिए पीएच स्केल का जो खोज हुआ था वो 1909 ईस्वी में हुआ था और सोरेसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज कब और किसने किया था, तो पीएच स्केल का खोज जो है 1909 में किया गया था और ये सोरेसन नामक कोई वैज्ञानिक ने किया था, ठीक, याद रहेगा। पीएच स्केल का खोज किसने किया, सोरेसन ने। कब किया, 1909 में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ जैसे कि हम आपको पहले भी समझा दिए, वो यहाँ लिखित भी है कि जो उदासीन विलयन है इसका पीएच मान कितना होगा, तो 7 होगा, ठीक है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना, 7। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, यानी कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि 7 से जितना कम होगा अम्लता बढ़ेगी, 7 से कम होते जाएगा अम्लता क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो किसी विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से, किसी विलयन का पीएच मान क्या होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। इसका उल्टा देखिए, अगर क्षारीय विलयन है इसका तो पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, यानी कि 7 से जितना अधिक होगा उसका क्षारीयता क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि एक विलयन का पीएच मान जो है 1 और दूसरे विलयन का पीएच मान 3 है, इनमें कौन सा अधिक पावरफुल होगा, ठीक है। किसी विलयन का पीएच मान 1 है और एक दूसरा विलयन है, जैसे आपको दिया जाता है एक विलयन जिसका पीएच मान 1 है और एक दूसरा विलयन है जिसका पीएच मान 3 है। इन दोनों विलयन में सबसे अधिक अम्लीय विलयन कौन सा होगा, तो सबसे अधिक अम्लीय विलयन कैसा होगा, तो आपको हम जस्ट कुछ समय पहले बताएं कि अगर पीएच मान घटता है, ठीक है, अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय है, 7 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो 1 और 3 में सबसे ज़्यादा कम कौन सा है, 1 वाला कम है, इसका मतलब जो 1 पीएच मान का विलयन है वो ज़्यादा 3 से भी ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विलयन का पीएच मान किसके द्वारा निर्धारित होता है। कोई भी अगर विलयन है तो उसका पीएच मान ये जो निकालते हैं हम लोग, 7 से कम है, 7 से ज़्यादा है या 7 से, तो ये निर्धारित कैसे होता है, किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो याद रखिएगा यूनिवर्सल सूचक, यानी कि जो स्केल होता है ना, स्केल को हम लोग यूनिवर्सल सूचक कहते हैं। तो किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है किसके द्वारा निर्धारित होगा, यूनिवर्सल सूचक के द्वारा। किसी विलयन का पीएच मान किसके द्वारा निर्धारित होगा, यूनिवर्सल सूचक के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूचक किसे कहते हैं, यानी कि जो बार बार सूचक सूचक बोल रहे हैं, ये सूचक क्या होता है, किसे कहते हैं। किन्हीं 2 प्राकृतिक सूचक और कोई 2 कृत्रिम सूचक का नाम बताएं। क्वेश्चन ये पूछा है कि सबसे पहले ये पूछा है कि सूचक किसे कहते हैं और किसी 2 प्राकृतिक सूचक का नाम बताना है और किसी 2 कृत्रिम सूचक का नाम बताना है। तो सबसे पहले सूचक का डेफिनेशन पूछा है, तो सूचक का आपको डेफिनेशन लिखना है कि वह पदार्थ जो जल, जो अम्ल और तथा भस्म द्वारा
रंगों में परिवर्तन होता है उसे सूचक कहते हैं। यानी कि वह पदार्थ जो अम्ल और भस्म द्वारा रंग उसका कलर हो जाता है, यानी कि वह पदार्थ जिसमें अम्ल और भस्म के गुण के कारण क्या होता है उसका कलर वगैरह बदल जाता है। यानी कि अम्ल में डालते हैं तो वो लाल हो जाता है और भस्म में डालते हैं तो वो पीला हो जाता है। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसके द्वारा क्या होता है कि जो अम्ल और भस्म के से उसका रंग बदलता है उसे क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे, सूचक कहेंगे। चलिए अब देखो, दो प्राकृतिक सूचक के नाम बोल रहा था, तो दो प्राकृतिक सूचक के नाम ही निम्न है। जैसे कि हल्दी हो गया, जैसे हम लोग सब्जी वगैरह में प्रयोग करते हैं हल्दी, तो ये एक तरह से ये प्राकृतिक सूचक हो गया। इसके अलावा जो चुकंदर वगैरह होता है जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, लाल टाइप का जो होता है, मूली टाइप का, तो वो क्या होता है, ये प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी और चुकंदर, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, तो याद रखिएगा हल्दी चुकंदर जो है ना, ये प्राकृतिक सूचक हुआ, यानी प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। अब आपसे पूछ सकता है कि जो कृत्रिम सूचक कौन सा है। कृत्रिम सूचक मतलब मानव द्वारा निर्मित किया गया सूचक। तो ये जो लिटमस पत्र है क्या है, ये कृत्रिम सूचक है। इसके अलावा मेथिला ऑरेंज, ठीक है, मेथिला ऑरेंज, तो लिटमस और मेथिला ऑरेंज ये दोनों क्या है, कृत्रिम सूचक है, यानी कि बनाया गया सूचक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच के महत्व बताएं। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया है क्वेश्चन, तो हो सकता है कि आप लोगों को भी ये क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए ध्यान से सुनो। ठीक, चलिए दैनिक जीवन में पीएच मान का महत्व क्या है, यानी कि हम लोग का पर डे का जीवन में, पर डे का लाइफ में जो पीएच मान होता है इसका वैल्यू क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ है, क्या लाभ है। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व जो है वो निम्न है, यानी कि लाभ निम्न है। सबसे पहला लाभ क्या है कि पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, यानी कि हम लोग का पचाने में, कोई भी चीज़ खाते हैं पचाने में HCl जो होता है उसमें क्या होता है कि पीएच तंत्र का जो है ना महत्व है वहाँ ज़रूरी है। तो इसका लिखना थोड़ा डेफिनेशन कि हमारे पेट में HCl बनता है, यानी कि हमारे पेट में क्या होता है कि हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डे जो है ना 3 लीटर करके स्रावित होता है। हमारे पेट में HCl बनता है जो भोजन पचाने में मदद करता है। हमारे पेट में जो भी HCl वगैरह बनना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना है, इतना खतरनाक अम्ल बनना है, तो उसका काम क्या है, ये भोजन को पचाने में हेल्प करता है। इसका पीएच मान जो होता है 1 होना चाहिए, यानी कि जो इसका पीएच मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, हमारे पेट में जो HCl होता है इतना खतरनाक होता है क्योंकि इसका पीएच मान क्या होता है 1 होता है। लेकिन अपचय के कारण यानी हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कुछ ऐसा भोजन होता है जो नहीं पचता है। ठीक है, अपचय के कारण इसका पीएच मान क्या होता है 1 से बढ़ जाता है। ठीक है, पीएच मान क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, लेकिन अपचय के कारण क्या होता है इसका पीएच मान जो है ना बढ़ जाता है, तो यह नुकसान पहुंचाता है। यानी कि पेट में जो HCl बन रहा है अगर उसका अम्लता बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा। अतः इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें एंटासिड का प्रयोग करते हैं। देखिए हमारे पेट में जो HCl बनता है, HCl कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है तो उसका प्रभाव होने लगता है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एंटासिड क्या है, एक तरह से क्षारीय है। ठीक है, चलिए दूसरा समझते हैं, पीएच परिवर्तन द्वारा दांतों पर प्रभाव। पीएच परिवर्तन द्वारा दांतों पर प्रभाव रहा, यानी कि हमारे जो दैनिक जीवन में पीएच स्केल का महत्व हम लोग पढ़ रहे हैं, तो दैनिक जीवन में पीएच स्केल का ये एक दूसरा महत्व है कि पीएच परिवर्तन द्वारा दांतों पर प्रभाव। तो जब मुंह का पीएच मान, देखो यहाँ गलत लिखा हुआ है, जब मुंह होगा, ठीक है, जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, जब हमारे मुंह का जो पीएच मान होता है वो 5.5 से कम हो जाता है तो दांत को हानि पहुंचता है। देखिए हमारे मुंह का अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे जो दांत है, दांत को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, अतः इसके प्रभाव को कम करने के लिए हम टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं। हम लोग जो सुबह टूथपेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, तो जो अम्ल बढ़ जाता है, मुंह का अम्ल अगर 5.5 से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें क्या होता है कि दांत को ये हानि पहुंचाता है। तो इस हानि को कम करने के लिए, इस नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। क्योंकि यह भस्म है, यानी कि टूथपेस्ट क्या है, भस्म है, जो मुंह की अम्लता को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है ना। चलिए अगला पॉइंट है, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति। तो शारीरिक परिश्रम करने से लैक्टिक अम्ल बनता है। देखिए अगर शारीरिक परिश्रम करेंगे, मेहनती करेंगे, शरीर से मेहनत करेंगे तो क्या होगा, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा बॉडी में, जो हमारे शरीर की मांसपेशियों में
दर्द और करापन ला देता है। देखिए अगर कोई हार्डवर्क करते हैं तो हार्डवर्क करने से क्या होगा कि लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है शरीर में, और मांसपेशी क्या होता है कि दर्द करता है, इसके अलावा करापन ला देता है। इस अवस्था में मांसपेशी में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। ठीक है, जब आप कोई हार्डवर्क कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि उस जगह में मांसल वगैरह में तो क्या होता है कि उसमें मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, करापन हो जाता है, और उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने के कारण उसमें क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जम जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाता ठीक से जितना चाहिए बॉडी को, जिससे क्या होता है कि ऊर्जा का उत्सर्जन कठिन हो जाता है। अब सही तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें दर्द वगैरह महसूस होता है। अगला महत्व है अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के धब्बे को दूर करना। देखिए पीएच स्केल का हम लोग का महत्व ये है कि अम्ल का प्रयोग अगर करते हैं तो हमारे जो बर्तन है उसका जो दाग धब्बा है वो सब दूर हो जाता है। ठीक है, तो कॉपर के बर्तनों पर भास्मिक कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण उनकी चमक क्या होती है, खराब हो जाती है। क्योंकि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू का रस में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। अतः बर्तन की सतह को नींबू के टुकड़ों से रगड़ कर साफ कर देने से, बर्तन का सतह को अगर नींबू का जो टुकड़ा होता है उससे अगर रगड़ करके साफ कर देने से क्या होता है, बर्तन में जो चमक चली गई थी वो वापस आ जाती है। ठीक है, इस तरह से हम लोग का क्या है, पीएच का महत्व है। अगला है मिट्टी का पीएच मान। जो मिट्टी होता है जिसमें खेती बाड़ी करते हैं किसान लोग, उसका पीएच मान मापने में क्या होता है कि हेल्प होता है। तो मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश पौधे की वृद्धि संतोषजनक ढंग से होती है। देखिए अगर मिट्टी का पीएच मान अगर 7 के आसपास है, मतलब 7 से थोड़ा आगे है या थोड़ा पीछे है चलेगा। ठीक है, 7 के अगर आसपास है तो क्या होगा कि जो भी पौधा वगैरह लगाएंगे, जो भी खेती करेंगे, वो उसमें जो भी पौधे उगेंगे उसका ठीक तरह से क्या होगा, विकास होगा। मिट्टी के अत्यधिक अम्ले या क्षारीय होने पर पौधे की वृद्धि बाधित हो जाती है। अगर मिट्टी जो है ना बहुत ज़्यादा अम्ले हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है तो क्या होता है कि उसमें जो भी पौधा वगैरह होगा उसका वृद्धि में कमी हो जाएगा। मिट्टी अत्यधिक अम्ले रहने पर उसमें कली चूना मिट्टी अत्यधिक अम्ल रहने पर, यानी कि मिट्टी मान लो कि बहुत ज़्यादा अम्ल हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, तो मिट्टी अत्यधिक अम्ल होने पर उसमें क्या होता है कि कली चूना, भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट, कली चूना, भखरा चूना या कैल्शियम कार्बोनेट डालकर उसका क्या होता है कि पीएच मान को हम लोग नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा कि जो पीएच है, ठीक है, पाचन तंत्र, पीएच जो होता है दैनिक जीवन में हमारे पीएच का काफ़ी इस तरह से लाभ है। ठीक है, आपको पॉइंट याद रखना है, इसके बारे में बना करके लिख देना। पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट था पाचन तंत्र में पीएच का महत्व, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम लोग खाते हैं उसको पचाने में पीएच तंत्र का महत्व होता है। इसके अलावा पीएच का दांतों पर प्रभाव, पीएच से क्या होता है, दांतों पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद थकान के समय जो है, थकान के समय शरीर के मांसपेशियों में अम्ल की उत्पत्ति होती है। अम्ल के प्रयोग से बर्तनों के जो धब्बे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी का जो पीएच मान होता है इसको मापने में पीएच स्केल का पीएच मान का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये दैनिक जीवन में हमारे पीएच का महत्व हो गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि कॉपर के बर्तनों का चमक बदरंग क्यों होता है। देखो कॉपर का जो बर्तन होता है उसका चमक जो है ना खराब क्यों हो जाता है, और इसे नींबू से साफ करने से यह चमकीला दिखाई देता है क्यों। देखो जो कॉपर का बर्तन होता है वो बदरंग टाइप का दिखाई देता है, लेकिन जब इसे नींबू वगैरह से साफ़ करते हैं, नींबू का टुकड़ा से अगर साफ़ करते हैं तो ये क्या होता है कि जो चमक होता है वो वापस आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो आइए इसका समझते हैं। देखिए कॉपर के बर्तनों पर क्या होता है कि भास्मिक ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण उसकी चमक बदरंग हो जाती है। कॉपर का जो बर्तन होता है उसमें क्या होता है, भास्मिक ऑक्साइड की परत जम जाता है। कॉपर के बर्तनों पर भास्मिक ऑक्साइड की क्या होती है, परत जम जाती है, जिसके कारण क्या होता है उसका चमक जो है वो बदरंग हो जाती है, चमक खराब हो जाती है। क्योंकि नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल रहता है। ठीक है, नींबू का जो रस होता है उसमें सिट्रिक अम्ल होता है। अतः बर्तन की सतह को, जो बर्तन है उसकी सतह को नींबू के टुकड़ों से रगड़ कर साफ कर देने से, बर्तन के टुकड़ों को नींबू के सतह से रगड़ कर साफ कर देने से क्या होता है कि बर्तन की चमक जो है वापस लौट आती है।
नींबू में उपस्थित सिट्रिक अम्ल भास्मिक कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके, नींबू में जो उपस्थित सिट्रिक अम्ल है और वो क्या करता है कि भास्मिक कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या करता है कि कॉपर सिट्रेट बनाता है। ठीक है, भास्मिक कॉपर से अभिक्रिया करके कॉपर सिट्रेट बनाता है, जो जल के साथ जो है ना वो सारा कॉपर सिट्रेट जो है ना बाहर निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो कॉपर का बर्तन होता है उसमें चमक पैदा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे। बना करके कैसे लिखना है, तो क्वेश्चन देखो कि कॉपर के बर्तनों का चमक बदरंग क्यों हो जाता है। तो कॉपर के बर्तन का रंग जो है बदरंग क्यों हो जाता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसका रंग जो है ना बदरंग हो जाते हैं। और इसे नींबू से साफ करने से यह चमकीला दिखाई देता है। क्यों, देखो नींबू से साफ करने पर यह चमकीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड एक तरह से क्या होता है, भस्म होता है। तो जब एक अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करेगा तो वो उदासीन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि हमें चमकीला दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के अम्लता की पहचान कैसे की जाती है और इसके लिए क्या किया जाता है। यानी मिट्टी किस तरह से अम्लीय हो गया या क्षारीय हो गया, तो उसका पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान जो है ना किस तरह से जांच किया जाता है। तो उसका आंसर है कि मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 के आसपास रहने पर ही अधिकांश पौधे में वृद्धि संतोषजनक ढंग से होती है। मिट्टी का अगर पीएच मान है अगर वो 7 के अप्रोक्स है तो क्या होगा कि जो भी पौधे वगैरह होंगे तो उसका ठीक तरह से विकास होगा। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय या क्षारीय होने पर पौधे की वृद्धि बाधित हो जाती है। मिट्टी का बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया या बहुत ज़्यादा क्षारीय हो गया तो जो पौधा होंगे वो ठीक तरह से नहीं उगेंगे। मिट्टी के अत्यधिक अम्लीय होने पर उसमें क्या होता है, कली चूना, भाखड़ा चूना और कैल्शियम कार्बोनेट डालकर पीएच मान को नियंत्रित किया जाता है। मिट्टी अगर बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाता है तो खली चूना, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब डाल करके क्या करता है उसका अम्लता को कम किया जाता है। इन रासायनिक पदार्थों के क्षारीय होने के कारण मिट्टी के अत्यधिक अम्लता को कम कर देता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लवण किसे कहते हैं, इसके कितने मूलक होते हैं। ठीक है, लवण किसे कहते हैं, इसके कितने मूलक होते हैं। आइए इसका आंसर समझते हैं। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से जो पदार्थ बनता है उसे हम लवण कहेंगे। देखिए अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के दौरान जो भी पदार्थ बनता है उन पदार्थ को हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लवण किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया जो होता है उस अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ बनता है उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। तो लवण के मूलक बता, ठीक है, लवण के 2 मूलक हैं। लवण के 2 मूलक हैं, पहला भास्मिक मूलक और दूसरा अम्लीय मूलक। अब देखिए भास्मिक मूलक किसे कहते हैं, तो जो मूलक भस्म से प्राप्त होता है, जो मूलक भस्म से प्राप्त होता है उसमें भास्मिक मूलक कहते हैं। इस पर धन आवेश रहता है। जो मूलक भस्म से प्राप्त होता है उसे भास्मिक मूलक कहते हैं और इस पर क्या होता है, धन आवेश यानी कि प्लस होता है। ठीक है, अगला है अम्लीय मूलक। तो जो मूलक अम्लता से प्राप्त हो, जो मूलक अम्लता से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे, अम्लीय मूलक कहेंगे। जो मूलक अम्लता से प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे, अम्लीय मूलक कहेंगे। और जो मूलक भस्म से प्राप्त होता है उसे भास्मिक मूलक कहते हैं। तो भास्मिक मूलक पर प्लस आयन होता है, ठीक है, धनावेश होता है, और जो अम्लीय मूलक होता है ये ऋणावेश होता है। जैसे समझिएगा, जैसे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड में Na+ होगा, भास्मिक मूलक है, ठीक है, और जो Cl है क्लोरीन वो अम्लीय है, मूलक है। ठीक है, तो Na यानी कि NaCl में क्या होगा, सोडियम जो होता है भास्मिक मूलक है यानी कि ये प्लस में होगा, और क्लोरीन जो है अम्लीय मूलक है ये माइनस में होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर है कि लवण का जो है ना 3 प्रकार है। पहला अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण किसे कहते हैं, ठीक है, लवण के कितने प्रकार याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल के कितने प्रकार, तो अम्ल के 3 प्रकार। सबसे पहला अम्लीय लवण। अब अम्लीय लवण किसे कहते हैं, तो जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, जब एक प्रबल यानी कि पावरफुल अम्ल की अभिक्रिया किसी दुर्बल भस्म के साथ कराई जाती है, जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसी दुर्बल भस्म के साथ कराई जाती है तो इस प्रकार जो अम्ल बनता है, इस प्रकार जो अम्ल बनेगा उसे क्या कहेंगे, अम्लीय लवण कहेंगे। ठीक है, अम्लीय लवण किसे कहते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल हमने क्या लिया, अम्ल लिया और कमज़ोर भस्म लिया। तो पावरफुल अम्ल और कमज़ोर भस्म के साथ अभिक्रिया करके जो अम्ल बनेगा उसे अम्लीय लवण कहेंगे। ठीक है, जैसे NaHSO4, इसके अलावा Na
H2PO4। ठीक, आगे है भास्मिक लवण। ठीक, भास्मिक लवण क्या होता है? जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल भस्म के साथ की जाती है। भास्मिक लवण किसे कहते हैं? तो जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया, जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल भस्म के साथ की जाती है, जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल भस्म के साथ की जाती है तो इस प्रकार जो भस्म बनता है उसे भास्मिक लवण कहते हैं। जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया, यानी कि अभी क्या करना है हमको कि अम्ल को दुर्बल लेना है और भस्म का पावर बढ़ाना है। ठीक है, अगर हम अम्ल का पावर रखते हैं ज़्यादा और भस्म का पावर कम रखते हैं तो जो अम्ल बनेगा वो अम्लीय लवण कहलाएगा। और हम क्या करेंगे, अभी उल्टा कर देंगे। अभी क्या करेंगे, अम्ल को रखेंगे कमज़ोर और भस्म को क्या कर देंगे, पावरफुल कर देंगे। तो अगर हम अम्ल को रखेंगे कमज़ोर और भस्म को अगर पावरफुल कर देंगे तो जो लवण बनेगा वो भास्मिक लवण बनेगा। ठीक है, तो जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल भस्म के साथ की जाती है तो जो भस्म बनता है उसे भास्मिक लवण कहते हैं। जैसे समझ लीजिएगा BaOH यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है? दुर्बल भस्म है, अम्ल है। ठीक है, और ये प्रबल भस्म है। तो जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराते हैं तो ये दुर्बल है, ये प्रबल है, तो प्रबल वाला बनाएगा लवण। ठीक है, भास्मिक लवण कहलाएगा और साथ में जल बनाता है क्योंकि अम्ल और लवण अभिक्रिया कर रहा है, अम्ल और क्षार। चलिए अगला है सामान्य लवण। देखिए ये सामान्य लवण क्या होता है कि जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल भस्म के साथ कराई जाती है, जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल भस्म के साथ कराई जाती है तो इस प्रकार जो लवण बनता है उसे सामान्य लवण कहते हैं। जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसी प्रबल भस्म के साथ कराई जाती है, समझिएगा अभी क्या करेंगे, अम्ल और लवण दोनों को हमें क्या करना है, प्रबल रखना है, यानी कि पावरफुल रखना है। तो जब एक प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसी दुर्बल भस्म के साथ कराई जाती है तो जो लवण बनता है उसे क्या कहेंगे, सामान्य लवण कहेंगे। ठीक, चलिए जैसे कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जैसे कि हम लोग जो नमक खाते हैं तो उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, सामान्य लवण है। इसके अलावा KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड, इसके बाद CuSO4 यानी कॉपर सल्फाइड, ये सब क्या है आपका भास्मिक सामान्य लवण है। ठीक है, तो अगर हम प्रबल अम्ल का अभिक्रिया प्रबल भस्म के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, सामान्य लवण और जल बनेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का बात करते हैं। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक, जो हम लोग नमक खाते हैं, बनाने की विधि का वर्णन करें। यानी ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है सब चीज़। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि जो साधारण नमक होते हैं उसको बनाने का विधि का वर्णन करें, मतलब किस तरह से सोडियम क्लोराइड को बनाया जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड को जो है ना दो जगह बनाया जा सकता है, या तो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, फिर समुद्र में। ठीक है, देखो प्रयोगशाला में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। देखो प्रयोगशाला में क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्रयोगशाला में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रयोगशाला में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इन दोनों को अभिक्रिया करने के दौरान क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका साधारण सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक, चलिए फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं थोड़ा। देखो सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक बनाने की विधि। साधारण नमक कैसे बनेगा, तो इसका दो जगह बनता है, एक प्रयोगशाला में, दूसरा समुद्र की पानी से। ठीक है, तो प्रयोगशाला में किस प्रकार बनेगा, तो प्रयोगशाला में क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका समझिए, जैसे यहाँ है कि हमने एक NaOH लिया यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, तो ये अभिक्रिया के दौरान क्या बनाया, NaCl बनाया यानी कि साधारण नमक बनाया और जल बनाया। उसी तरह से NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसका अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराया तो क्या हुआ, NaCl फिर से बन रहा है यानी साधारण नमक बन रहा है और जल बन रहा है। तो हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल, देखिए समझिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि हमारे देश में नमक का जो स्रोत है वो समुद्री जल यानी कि समुद्र के जल और चट्टान है। हमारे देश में नमक का जो स्रोत है, नमक जो उत्पादन होता है वो समुद्री जल से ज़्यादातर उत्पादन होता है। इसके अलावा चट्टानों से भी प्राप्त किए जाते हैं।
भारत में 95% सोडियम क्लोराइड समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त होता है। देखिए हम लोग का इंडिया में क्या होता है कि 95% जो हमें लवण प्राप्त होते हैं, नमक प्राप्त होते हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो समुद्र से ये वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा ये क्या करते हैं? प्राप्त होते हैं। ठीक, इसके अलावा देखिए कि वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त साधारण नमक में, वाष्पीकरण द्वारा जो हमें नमक प्राप्त होता है उसमें क्या होता है कि Na2SO4 है, इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसके अलावा मैग्नीशियम MgSO4 है, फिर CaCO3 है। ठीक है, आदि लवण अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न का बात करें। प्रश्न है सेंधा एवं काला नमक। ठीक है, सेंधा एवं काला नमक कैसे प्राप्त किया जाता है और इसका रंग भूरा क्यों होता है? यानी कि सेंधा और काला नमक जो है वो किस प्रकार प्राप्त किया जाता है और उसका जो कलर होता है सेंधा या काला नमक का, वो भूरा कलर का क्यों होता है? तो आइए इसका हम लोग आंसर समझते हैं। देखिए काला नमक या सेंधा नमक, यानी काला सेंधा नमक को ज़मीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। ये जो काला सेंधा नमक होता है इसको समुद्र में क्या होता है कि ज़मीन को खोद करके क्या होता है कि खदानों से इसको प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण, इस नमक में जब इस नमक को समुद्र में क्या होता है कि ज़मीन खोदकर जब निकाला जाता है खदानों से, तो इसमें अशुद्धि के रूप में जो है लाल चिकनी मिट्टी का कण भी मिला हुआ रहता है, इस नमक के साथ मिले होते हैं, जिससे नमक का रंग जो है भूरा हो जाता है। यही सब रीज़न है कि जो नमक का कलर होता है वो भूरा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? काला सेंधा नमक कैसे प्राप्त किया जाता है? तो काला सेंधा नमक ज़मीन खोदकर खदानों से प्राप्त किया जाता है। इसका रंग भूरा क्यों होता है? तो इसका रंग भूरा इसलिए होता है क्योंकि ये जब प्राप्त किए जाते हैं तो अशुद्धि के रूप में इसमें क्या होता है कि लाल चिकनी के मिट्टी कण पाए जाते हैं, लाल चिकनी मिट्टी के कण पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? वो भूरा कलर का होता है। ठीक है, अगले प्रश्न को समझते हैं कि अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा क्या है? आंसर है जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है। जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्ल वर्षा होता है। जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो वह अम्ल वर्षा कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब बारिश पड़ रहा है और उसका पानी का जो pH मान है 5.6 से अगर कम हो जाता है तो वो वर्षा अम्ल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, VVI क्वेश्चन है ये कि साधारण नमक यानी कि NaCl को आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? यानी कि हम लोग जो नमक खाते हैं, जो नमक इस्तेमाल करते हैं घर में, तो उस साधारण नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए क्या मिलाते हैं उसमें? तो साधारण नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, पोटेशियम आयोडाइड मिलाकर पिसाई जाती है। यानी कि जो साधारण नमक हमें प्राप्त होता है उसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? तो उस नमक में पोटेशियम आयोडाइड मिला करके पिसाई किया जाता है अच्छी तरह से, जिसके कारण वो क्या होता है कि आयोडीन युक्त हो जाता है। आइए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे Ki हो गया या फिर KiO3 हुआ। ठीक है, ये सब मिला करके उसमें क्या होता है कि साधारण नमक को पिसाई होता है, तो वो क्या होता है कि साधारण नमक तो है लेकिन वो आयोडीन युक्त भी हो जाते हैं। ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जो साधारण नमक होते हैं उसको आयोडीन युक्त बनाने के लिए कौन से पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड का। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक का उपयोग बताएं। यानी कि जो साधारण नमक हम लोग खाते हैं उसका उपयोग क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये जो साधारण नमक होते हैं इसका उपयोग होता है भोजन वगैरह बनाने में, इसके अलावा अचार के परीक्षण में, अचार का परीक्षण में। ठीक, इसके अलावा तीसरा होता है क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट बनाने में, क्लोरीन बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, और सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं हम लोग कास्टिक सोडा NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि और उपयोग बताएं।
यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा जो है उसे बनाने की विधि और उसका उपयोग बताएं। तो आइए इसको समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कोलार एल्कली, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कोलार एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कोलार एल्कली विधि द्वारा बनाया जा सकता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसे किस तरह से तैयार किया था, कौन सा विधि द्वारा, तो कोलार एल्कली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कोलार एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन किया था। इस विधि में, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन का क्या होता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम जो क्लोराइड है उसका जलीय विलयन में Na+ तथा Cl- यानी कि सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन विद्यमान होते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन से Cl- आयन ऑक्सीकृत होकर एनोड पर Cl2 यानी कि क्लोरीन एनोड पर Cl2 गैस देता है तथा सोडियम कैथोड पर सोडियम धातु के परिणत हो जाता है। सोडियम धातु जल से अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। देखिए, एक हमने NaCl लिया, NaCl का हमने विद्युत अपघटन कराया तो क्या हुआ, सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में बनी। ठीक, अब ये जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन जो माइनस आयन है ये कैथोड पर होता है। कैथोड पर क्या होता है, ये जो क्लोरीन माइनस आयन है ये Cl2 बन जाता है, Cl2। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, क्लोरीन के साथ माइनस आयन है, मतलब क्लोरीन जो है कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो हम लोग क्लोरीन को क्या लिखते हैं, Cl2। इसका मतलब क्लोरीन जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। ठीक है, तो प्लस कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एनोड पर जाकर के क्लोरीन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। तो इसका आपको लिख देना है कि NaCl को जब हम विद्युत अपघटन करते हैं तो वो Na+ में होता है, Cl- में होता है। ठीक है, और ये जो माइनस वाला काम होता है ये कैथोड पर, एनोड पर होता है, यानी कि Cl- लिखे, Cl- आयन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि Cl जो है ना कुछ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम लोग, Cl को, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। इसका मतलब क्लोरीन जो है ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। क्लोरीन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। इसका मतलब यहाँ लिख दिए प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब जब यहाँ 2 लग गया इसका मतलब यहाँ भी 2 लग गया, जब यहाँ 2 लग गया तो यहाँ लग गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ फिर यहाँ। ठीक, चलिए आगे है कैथोड। कैथोड पर क्या होता है कि सोडियम प्लस आयन होता है कैथोड पर। तो कैथोड पर सोडियम प्लस आयन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सोडियम है ये प्लस में है। इसका मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो ये क्या करेगा, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो बन गया सोडियम। अब हमें नेक्स्ट में लिख देना है कि ये जो सोडियम है वो जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर इसका लिखना है कि नीचे चूँकि विद्युत अपघटन के फलस्वरूप, जो विद्युत अपघटन होता है इसके फलस्वरूप क्लोरीन गैस तथा एल्कली प्राप्त होता है। क्योंकि विद्युत अपघटन के कारण, विद्युत अपघटन अगर करते हैं तो क्लोरीन गैस और एल्कली प्राप्त होता है, अतः इसे कोलार एल्कली अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन के कारण क्या होता है कि क्लोरीन गैस और एल्कली गैस प्राप्त होता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसे कोलार एल्कली अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया से प्राप्त सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 गैस एवं हाइड्रोजन गैस अत्यंत उपयोगी होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है वो निम्न है। पहला, साबुन तथा अपमार्जक बनाने में। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो साबुन बनाने में या फिर अपमार्जक बनाने में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। इसके अलावा कागज़ बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। और प्रयोगशाला में क्या होता है कि अभिकारक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। तो तीसरा और एक चौथा होता है कि फाइबर बनाने में। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल, ये पूछता है एग्जाम में कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग बताएं। तो याद रखिएगा, साबुन या अपमार्जक बनाने में, कागज़ बनाने में, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में और फाइबर बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि ये जो Cl2 होता है यानी क्लोरीन, इसका उपयोग बताएं। क्लोरीन का उपयोग क्या होता है? तो देखिए क्लोरीन का उपयोग होता है कपड़ों कागज़ों को विरंजित करने में, यानी कपड़ों और कागज़ का कलर वगैरह करने में। दूसरा होता है कीटाणुनाशक के रूप में। क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में भी किया जाता है, कीटाणु को मारने में भी किया जाता है। तीसरा होता है विरंजक चूर्ण बनाने में। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्लोरीन वगैरह का उपयोग होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का पार्ट को करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितने भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।